Kumar Singh, Physics faculty for NEET. Today I discuss about the physics. What is the syllabus of the physics for NEET? आज हम लोग नीट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमको 11th में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और इसका वेटेज कितना है नीट का। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ना फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, एरर के बारे में पढ़ेंगे और इससे 1 से 2 क्वेश्चंस नीट में आता है। और इस तीनों टॉपिक को मिलाकर हम लोग 8 क्लासेस में इसको लास्ट करते हैं। तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर। यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर। सेकेंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। ये नीट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा मैथमेटिकल टूल्स का अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकेंड मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ये 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इससे 2 to 3 क्वेश्चंस आ सकता है इस चैप्टर से। तो उसी तरह हमको 11th में पढ़ना क्या क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग ये सारा चीज जो है सो फरवरी तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे और सभी का टाइम बाउंडेड कर देंगे कि कितने दिन में कौन सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग दोनों चीज को देखते हुए पढ़ेंगे। मेन हम लोग सिलेबस फोकस करेंगे नीट पे। अभी नीट में 50 क्वेश्चंस कर दिया है, जिसमें 40 क्वेश्चंस कंपलसरी है। 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन कंपलसरी है। नीट में टोटल 45 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है, 180 मार्क्स। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हर चैप्टर से रिलेटेड है। 11th हो या 12th हो, सभी चैप्टर से ये रिलेटेड है। और वो चैप्टर है हमारा वेक्टर एनालिसिस। ये चैप्टर जो है वेक्टर एनालिसिस जो है हर चैप्टर से रिलेटेड है। आप कोई भी चैप्टर 11th का उठाए या 12th का उठाए, मैक्सिमम चैप्टर आपका वेक्टर से रिलेटेड है। विदाउट वेक्टर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर फोर्सेस के बारे में पढ़े तो फोर्सेस के डायरेक्शन को सॉल्व करना होगा, डायरेक्शन जानना होगा तो उसका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो वेक्टर एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर से रिलेटेड है, सभी चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम लोग वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। और क्वांटिटीज 2 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है, जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता है। अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता है। अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता है। तो हम लोग 2 चीज याद रखेंगे। स्केलर क्वांटिटी को हम जो बेस्ड होता है ओनली ऑन मैग्नीट्यूड पे बेस्ड होता है,
उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेनली क्यों बेस्ड होता है वो एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन पे। कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि कौन सा लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता है वो? एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता है। एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन कैसे हम लोग ऐड करते हैं? तो एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन जैसे हम लोग ऐड करते हैं 3 + 2 = 5, 3 + 2 + 4 = 9। अगर मान लीजिए कि हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी लेंगे तो हम उसमें कौन सा एडिशन लगाएंगे? एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक मास था 3 kg का, M1, दूसरा मास है 2 kg का, थर्ड मास है 4 kg का। हमसे पूछे टोटल मास कितना होगा, तो टोटल मास जो होगा वो कितना होगा? M1 + M2 + M3, यानी कितना हो गया? 3 2 5 और 4 9, 3 + 2 + 3 + 2 + 4 कितना हो गया? 9। इसका मतलब मास कैसा क्वांटिटी है? मास स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे? एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा एडिशन लगाएंगे? एलजेब्रिक लॉ। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन पे। जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर हम डिस्टेंस हम 3 मीटर गए, फिर 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, तो डिस्टेंस एक कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो मान लिया हम ए से चले थे और बी पे पहुंच गए, तो इसको डायरेक्शन से नहीं लेना देना है, इसका हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, वर्टिकल चल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन पर डिपेंड करता है। तो एलजेब्रिक लॉ तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए? ए टू बी 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर, यानी कितना हो गया? 3 4 7 2 9 1 10 मीटर। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन पे। A physical quantity which have only magnitude, not direction, but obey the algebraic law of addition is called scalar quantity. फिर जो भी स्केलर क्वांटिटी होगा वो कौन सा लॉ ऑफ एडिशन को मेजर करेगा? एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को। एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे जो स्केलर क्वांटिटी होगा, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, प्रेशर है, ये सभी कैसा वर्क है, ये सब कैसा क्वांटिटी है? ये सब स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एडिशन हम लोग लगाएंगे? एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद दूसरा जो क्वांटिटी जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वो हमारा कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो नॉर्मली तो हम लोग वेक्टर का डिफिनेशन पढ़े हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये तो समझ में आ गया कि जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन होगा। लेकिन ये किस लॉ ऑफ एडिशन को बेस करेगा? ये ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को बेस करेगा। ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को बेस करेगा। याद रखिए कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और कैसा लॉ ऑफ एडिशन को बेस करेगा? ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन मींस ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन
तो ये इनकम्प्लीट है जब तक हम उसमें ये नहीं ऐड करें कि जो ओबे द ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। तो कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी आखिर है कौन जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करता है। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जिसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, अगर ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता तो ये स्केलर क्वांटिटी होता। लेकिन वही अगर ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को अगर बेस करेगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ऐसा कौन-कौन सा क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी है क्या, कौन-कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब है। इसका मतलब मान लीजिए कि हम एक पार्टिकल को ए से स्टार्ट करते हैं और ये 3 मीटर का मान लीजिए कि ए से चला, ये 3 मीटर गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर वर्टिकल 2 मीटर चला, 1 मीटर चला और यहाँ भी 1 मीटर चला गया। तो अगर हमको बात किया जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो हम इसको अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ डिस्टेंस पूछता तो हम बोल सकते थे 3 + 2 + 1 + 1, यानी हम बोल सकते थे कि 7 मीटर होगा डिस्टेंस। लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब इसको दो चीज से मतलब है। किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्यों कितना? तो देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3। इस डायरेक्शन में कितना किया? 3 मीटर। इस डायरेक्शन में 2 मीटर, इस डायरेक्शन में 1 मीटर और इस डायरेक्शन में 1 मीटर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आवाज सुन रहे हैं। एग्जांपल को फिर से रिपीट कीजिए तो। किसको? ये जो बता रहे हैं इसको एक बार और रिपीट कीजिए तो। हाँ कर रहा हूं। देखिए हम ये करना चाह रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन पर डिपेंड करेगा। तो यहां देखिए कि हमने यहां ए से कोई पार्टिकल मूव किया और ए से मान लीजिए कि यहां पी पे आ गया, ये फिर पी से वर्टिकल गया 2 मीटर, कहां गया? क्यू के, फिर आर पे 1 मीटर आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर वर्टिकल गया 1 मीटर। आई फाइनली जो है ये पार्टिकल इस पे पहुंच गया। तो अगर यहां डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था? स्केलर क्वांटिटी था। तो हम पूछते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया तो उसके लिए हम लोग कौन सा लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं? अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। हम लोग अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। तो डिस्टेंस की अगर हम यहां बात करते कि डिस्टेंस, तो बोले थे कि डिस्टेंस तो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को बेस करता है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखिए यहां पर 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 7 मीटर। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन यहां पर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। और अगर ये दोनों है तो कौन सा लॉ ऑफ एडिशन को बेस करेगा? ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को। तो देखिए अगर हम बात करें कि हम ए से इनिशियली स्टार्ट किए थे और फाइनली हम एस पे पहुंच गए, इसका मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस। तो अगर हम इस डायरेक्शन को मान ले कि ये डायरेक्शन जो है ईस्ट है और इस डायरेक्शन को हम मान ले कि ये नॉर्थ है,
तो इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को अगर बोले तो ये कहां जा रहे हैं हम लोग? नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट हम किधर कवर किए तो हम बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट है तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। तो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव किया? तो हॉरिजॉन्टल किया 3 मीटर और 1 मीटर, यानी कितना मीटर किया? 4 मीटर। और वर्टिकल कितना किया मैंने? 2 मीटर और 1 मीटर, यानी कितना हो गया? वर्टिकल मैंने किया 3 मीटर। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे गए हैं? नॉर्थ ईस्ट में गए। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेकर कहां? इस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए यहां पर हम ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर कौन सा ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम ये पॉइंट को एन दे दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एस का स्क्वायर जो होगा, यहाँ एन कितना है हमारा? 3 मीटर। तो हम यहाँ अगर बात करें कि ये 3 मीटर है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और एन कितना है हमारा? 4 है, तो 4 स्क्वायर, यानी हम क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 16, ये हमारा एस स्क्वायर आ गया। तो एस कितना आ जाएगा? √25, यानी कितना हो जाएगा? 5। यूनिट क्या था इसका? मीटर। लेकिन यहीं तक डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। हमको बोलना पड़ेगा कि अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ 5 मीटर तो बोल दिए। ये मैग्नीट्यूड है, ये 5 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब फिजिक्स में हम ये समझते हैं कि ये रिजल्टेड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट गया वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे गया। तो अगर हम यहाँ बात करें तो बोले कि अगर इसको ईस्ट मान रहे थे, इसको नॉर्थ मान रहे थे, नॉर्थ ईस्ट पे गया। और हम यहाँ पर क्या करते हैं? थीटा निकालते हैं। तो अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और वो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। तो हम लोग यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की ही बात नहीं कर रहे, हम किसी भी चीज की बात करें, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बॉडी ले लिया और आपने यहाँ पे लगा लिया 5 न्यूटन और यहाँ लगा दिए इसमें 2 न्यूटन, तो देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों क्या लग रहा है? एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम इसको वेक्टर से सॉल्व करेंगे, हम बताएंगे रिजल्ट। तो आप हम सॉल्व करेंगे तो इसमें नेट फोर्स कितना लगा? तो नेट फोर्स देखिए दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ टोटल फोर्स कितना लग जाएगा? 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पर हम फोर्स बोल रहे थे कि नेट फोर्स कितना लगे आपको? 2 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन 7 न्यूटन। देखिए यहाँ पर कितना वेक्टर कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा बॉडी है, इस पे देखिए यहाँ 5 न्यूटन हमने लगाया, इधर से हमने 2 न्यूटन लगाया, देखिए डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो गया इसके कंपेयर में। अब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 5 न्यूटन का ज्यादा है, 2 न्यूटन कम है। तो इसका मतलब डायरेक्शन किसका ओबे होगा? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है 5 न्यूटन, इसका 2 न्यूटन है, ऐसी पार्टिकल पे लग रहा है। तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना लग जाएगा? 5 न्यूटन, क्योंकि 5 न्यूटन का ही डायरेक्शन को हम लोग को फॉलो करना है, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा? तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारा क्या होगा? वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को बेस करेगा। ये तीनों चीज पे वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर
हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सा हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, कौन कौन स्केलर। तो हम स्केलर क्वांटिटी में किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास को, डिस्टेंस को। डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर इस सब में एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। अगर हम बात करें स्पीड का तो स्पीड भी क्या है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वर्क की बात करें तो वर्क भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मींस जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा वो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा, वो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। वेलोसिटी की बात करेंगे, ये भी कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हमको किस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम, कोई भी मोमेंटम हो, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, लेकिन बात लीनियर मोमेंटम की कर रहे हैं, ये भी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटी है और ये कुछ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम वेक्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, जिसका हमको जरूरत है। तो हम बात करते हैं वेक्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में यूनिट वेक्टर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यही हमको डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर जो होता है इसको हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये है तो ये वेक्टर हो गया, लेकिन अगर हम इसी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए कैप। ये वेक्टर है लेकिन ये कैप किसको डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर को। कैप किसको डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर को। ये वेक्टर है, हम वेक्टर को सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक है। तो एक्चुअल में यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हम कैसे जानेंगे कोई वेक्टर का सब मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं होगा। हम एक वेक्टर लिख लिए, यहां लिख दिया 3 न्यूटन। क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 3 दिया, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके एक्सिस में। हमको मालूम चलना चाहिए कि बॉडी किधर मूव कर रहा है। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, आई कैप। आई कैप, आई कैप का मतलब होता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये ओरिजिन है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, जहां तक एक बॉडी यहां से मूव करके यहाँ आ गया 3 मीटर। ये बॉडी 3 मीटर मूव किया तो किस एक्सिस में मूव किया, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया, तभी तो ये 3 मीटर है, इसको हम वेक्टर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम यही लिख दें कि कोई वेक्टर ये था जो 3 आई कैप है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस, आई मतलब क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग, या यूनिट वेक्टर। हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखते हैं हम लोग, आई कैप।
अगर एक्स एक्सिस के एलोंग कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। अगर हम कोई वेक्टर लिख दिए 3 i कैप, इसका मतलब बॉडी मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बता रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 3 यूनिट मूव कर रहा है किसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के एलोंग। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर एलोंग y एक्सिस, अगर कोई बॉडी y एक्सिस के एलोंग जा रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, j कैप। और यूनिट वेक्टर एलोंग z एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग z एक्सिस क्या हो जाएगा, k कैप। ये देखिए i कैप, j कैप और k कैप हमको ये बता रहा है कि बॉडी किधर मूव कर रहा है, या बॉडी का वेलोसिटी ले रहा है तो किस डायरेक्शन में ले रहा है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये कैसे हमको पता चलेगा, तो ये हमको पता चलेगा i कैप, j कैप और k कैप से। अगर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि F इक्वल टू 3, हमने लिख दिया F इक्वल टू 3 न्यूटन आई कैप, इसका मतलब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आई कैप। आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जो हमारा लग रहा है वो 3 न्यूटन लग रहा है, और किसके एलोंग लग रहा है, एक्स एक्सिस के एलोंग लग रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड या 2 j कैप मीटर पर सेकेंड, हमने लिख दिया 2 j कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये लग रहा है कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और किस एक्सिस के एलोंग बात कर रहे हैं, किस एक्सिस के एलोंग बात कर रहे हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब वेलोसिटी के बारे में बात अगर हम कर रहे हैं तो किसके एक्सिस के एलोंग बात कर रहे हैं, j कैप। j कैप किसको बता रहा है, y एक्सिस के एलोंग। इसका मतलब कि हम मूव कर रहे हैं, कितना मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं, और किसके एलोंग कर रहे हैं, y एक्सिस के एलोंग कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो सकता है, कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन ये i j कैप जो है ये हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा कि हम किस एक्सिस के एलोंग मूव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमने कोई लिख दिया कि F इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन में, इसे क्या पता चल रहा है कि ये फोर्स जो लग रहा है किसी प्लेन पे लग रहा है, किस प्लेन पे लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है वो प्लेन पे लग रहा है, किस प्लेन पे लग रहा है, आई कैप एक्स एक्सिस और जे कैप वाई एक्सिस। यानी ये जो फोर्स जो हमारा लग रहा है वो किस प्लेन पे लग रहा है, एक्स वाई प्लेन पे लग रहा है। मतलब ये पार्टिकल जो है जिसपे ये फोर्स लग रहा है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है, और इसी में से किसी को भी कंबाइन कर लेंगे तो प्लेन को बताएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों दे दे, इसका मतलब स्पेस की बात कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग कैप से डिनोट करते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होता है, 1 होता है। और यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस जे कैप, और यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस के कैप। तो अगर हम मान लीजिए कोई भी वेक्टर को अगर आई कैप के साथ लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने लिख लिया a इक्वल टू -2i कैप, तो आप बोल सकते हैं कि सर जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के एलोंग है, लेकिन किस एक्स एक्सिस के एलोंग है, नेगेटिव दे दिए, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के एलोंग। अगर मान लीजिए कि हमने यहां लिख दिया कि 3k कैप, बोल सकते हैं सर कोई आपने फिजिकल क्वांटिटी लिया होगा, और फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी रहा होगा क्योंकि आपने वेक्टर लिखा है, और उसका मैग्नीट्यूड 3 है, और किधर है, किस डायरेक्शन में है, तो सर k कैप तो आप बताए थे कि z एक्सिस के एलोंग होता है, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी किधर है, z एक्सिस के एलोंग। किधर है, z एक्सिस के एलोंग है। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप हमको क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है।
कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो किस एक्सिस के लोग, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब ये लोग वाई एक्सिस, और के कैप मतलब ये लोग जेड एक्सिस। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते कैसे। तो यूनिट वेक्टर तो एक इजी हम बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो नीट में आता है वो घुमा कर देगा। तो देखिए हम बात करते हैं, तो हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, तो देखिए अब हमने अब जो है हमने एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए हमने एक वेक्टर ले लिया, हम बात कर रहे थे यूनिट, मान लीजिए कोई वेक्टर ले लिया, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा जी, एक एफ होगा। वेक्टर हमारा ये है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक एफ होगा। तो ये एक एफ होगा क्या, तो एक एफ इक्वल टू होता है वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो देखिए मान लेते हैं कोई हमने वेक्टर लिया, तो हमने ले लिया वेक्टर 2i कैप और हमने ले लिया वेक्टर 2i कैप और 3j कैप। इसका मतलब ये वेक्टर जो है, बोल सकते हैं कि सर किसी एक्सिस के लोग नहीं है, ये तो प्लेन में है सर, क्योंकि आप क्या लिखे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, और किस प्लेन में है ये, xy प्लेन में। ये वेक्टर किस प्लेन में है, xy प्लेन में, क्योंकि हमने i और j दोनों ले लिया। तो अब देखिए अगर वेक्टर xy प्लेन में है तो ये दोनों डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, x एक्सिस के भी लोग है और y एक्सिस के भी लोग है। तो ये तो हमारा वेक्टर हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वेक्टर और मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो हम लोग मैग्नीट्यूड जब इसका लिखेंगे इसका फॉर्मूला था अंडर रूट, क्या लिखते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर, और प्लस g के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो g का कोएफिशिएंट हमारा है कितना 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट। तो हमारे पास दोनों चीज आ गया, हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ था, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो आप बोल सकते हैं कि सर आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो बताए हैं कि वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है। तो वेक्टर ए तो हम लोग दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 2i कैप प्लस 3j कैप, और बाई मैग्नीट्यूड कितना दिया है √13। तो 2 बाई √13 i कैप प्लस 3 बाई √13 j कैप। तो हमने तो ये लिख लिया। देखिए हम लोग लिख लिया कि चलिए ये 2i कैप प्लस 3j कैप बाई √13 हो गया। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। देखिए कोई कहेगा कि कैसे यूनिट वेक्टर होगा, तो हम बोले थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। तो फिर से अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। अगर यूनिटी आता है तभी वो यूनिट वेक्टर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब देख लेते हैं कि सही में यूनिट वेक्टर निकला है कि नहीं निकला। फॉर्मूला है तो निकला ही होगा। लेकिन हम लोग ये भी बोला था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी होता है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आया कितना, ये तो आया कितना आया 2 बाई √13 i कैप और प्लस 3 बाई √13 j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी आ गया, इसका मतलब हमने यूनिट वेक्टर निकाला। तो देख लेते हैं हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो हमने अभी क्लियर कट बोला कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारा यूनिट वेक्टर आया है। अब देखिए j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना लिखे 2 का स्क्वायर 4 और √13 का स्क्वायर 13, और 3 का स्क्वायर 9 और √13 का स्क्वायर 13, यानी कितना आ जाएगा √13/13। ये कट जाएगा और आ जाएगा कितना √1 यानी 1। देखिए 1 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। तो हम ये समझ गए कि
कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। अगर वो एक्स एक्सिस के लोग है तो हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के लोग है जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्सिस के लोग है के कैप से लोग करते के कैप से डिनोट करते हैं। और अगर कोई हमारे पास वेक्टर दे दिया है, अब बोल दे कि ये 4i कैप प्लस 3k कैप है, इसका मतलब हम जान जाएंगे कि हमने दो एक्सिस का यूज किया, इसका मतलब ये वेक्टर प्लेन में है। किस प्लेन में है तो आई किसके लिए हमने यूज किया था, एक्स एक्सिस के लोग, के किसके लिए यूज किया था, जेड एक्सिस के लोग, इसका मतलब ये जेड प्लेन में। और दो ही दिया है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है। अगर तीनों एक्सिस का हम लोग यूज करते, तीनों डायरेक्शन का तो 3 डायमेंशनल हो जाता। और आज तो आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताया गया। अब वेक्टर एनालिसिस का आप लोगों का बहुत ज्यादा यूज है। अब फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। फिजिक्स से हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में तो देखेंगे कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्विकली बन जा रहा है। तो इसलिए फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स से अगर डरना नहीं है तो कहाँ पढ़ना है, डीजीयू में पढ़ना है। कल आप लोग का जो है नेक्स्ट क्लास जो है आपका मैथमेटिक्स का है, तो आप लोग आगे मैथमेटिक्स का क्लास करेंगे। थैंक यू।